हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका एक बार फिर से जीएस पॉइंट चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। और इसी में जो है मैं संगम काल भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि संगम काल और दक्षिण भारत का साम्राज्य जो है एक दूसरे से मिलता जुलता है। आशा करता हूं कि ये भी वीडियो अब जो है आपको अच्छा लगेगा मेरे द्वारा पढ़ाया गया। तो चलिए, आज जो है हम लोग बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, उस उनमें से आपका जो है क्या था, राष्ट्रकूट था 735 से लेके 756 ईस्वी तक। उसके बाद चोल वंश आया 850 ईस्वी से लेके लगभग 1279 तक। और उसके बाद इसमें मैं पढ़ाऊँगा संस्थापक, राज राजधानी, प्रमुख शासक, मंदिर और अन्य महत्वपूर्ण तत्व। इससे जुड़े जितने भी आपका मंदिर वगैरह हो गया, संस्थापक हो गया, कौन वंश का कौन संस्थापक था, ये सब मैं करवाने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको अच्छा जो है वो कंटेंट बताने का प्रयास करूँगा, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है कि स्टूडेंट मतलब किस तरह से कंटेंट को लिया जाए और किस तरह से पढ़ाया जाए कि कोई डाउट ना रहे। और पढ़ाने का तरीका और शैली मुझे थोड़ा मोड़ा पता है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो दक्षिण भारत का इतिहास के अंतर्गत आ गया 100 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक इतिहास आता है, ठीक है, जिसमें संगम काल मुख्यतः लगभग 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के बीच में है संगम, जिसमें चोल, चेर, पांडव। तो चोल अभी के अनुसार चोल जाइएगा तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाले क्षेत्र में है, चेर जाइएगा तो कर्नाटक वाले क्षेत्र में, और पांडव जाइएगा तो लगभग तमिलनाडु वाले क्षेत्र में है, ठीक है। और दक्षिण भारत के राजवंश में मुख्यतः पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोल आते हैं। तो चोल आप देख रहे होंगे। तो चोल का क्या हुआ था, चोल जो है चोल का जो है 2 बार विकास हुआ था। एक बार संगम काल के समय, और उसके बाद लगभग 1211वीं से 12वीं शताब्दी के बाद जो है वो जो है आपका वो विकास हुआ था, मतलब वो जो है उत्थान पे था उनका शासनकाल। तो इसमें हर घबराने वाली कोई बात नहीं है कि सर आप जो है दो जगह चोल वंश के बारे में बता रहे हैं, चाहे समझा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कोई भी बुक उठा के। तो चलिए हम लोग पहला जो है राष्ट्रकूट वंश पढ़ते हैं। तो राष्ट्रकूट वंश में क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश का राजधानी मान्यखेट था। राष्ट्रकूट वंश का राजधानी मान्यखेट है। और दंती दुर्ग जो है इसका क्या है, तो दंती दुर्ग इसका संस्थापक था, ठीक है। और राष्ट्रकूट का आप देख सकते हैं कहाँ पे है, लगभग महाराष्ट्र, कर्नाटका और उसी के बॉर्डर के पास है। यानी राष्ट्रकूट शासक में प्रथम कृष्ण प्रथम, ध्रुव प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्षन एवं कृष्ण तृतीय हुए, ठीक है। इसमें से कृष्ण प्रथम दंती दुर्ग के बाद अगला शासक बना, यानी कृष्ण प्रथम जी जो थे वो दंती दुर्ग के बाद अगला शासक बने। दंती दुर्ग के बाद अगला शासक कृष्ण प्रथम बना। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने ही करवाया था, ठीक है। राष्ट्रकूटों में माना जाता है एलोरा का मंदिर कृष्ण बनाया था राष्ट्रकूट में, लेकिन कृष्ण प्रथम ने करवाया था, इसको याद रखिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं एलोरा का मंदिर कौन है, यहाँ पे है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। ध्रुव को धारा वर्ष के नाम से जाना जाता है, ये भी राष्ट्रकूट वंश के जो है वो शासक में से एक थे। गोविंद तृतीय बहुत ही प्रतापी शासक था। गोविंद तृतीय बहुत ही प्रतापी शासक था। उसने पल्लव, पांड्य और गंग शासकों को पराजित किया था, ठीक है। पल्लव, पांड्य और गंग शासकों को पराजित किया था। गोविंद तृतीय के बाद उनका पुत्र अमोघ वर्ष अगला शासक बना। यानी गोविंद तृतीय के बाद कौन बना शासक दोस्तों, अमोघ वर्ष अगला शासक बना। यह जैन धर्म का अनुयायी था, यानी ये जो अमोघ वर्ष थे ये जैन धर्म के अनुयायी थे। इसे कन्नड़ भाषा में कविराज की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है, कविराज का संज्ञा जो है वो किसके दिया गया है। तो राष्ट्रकूट शासकों में आपका जो है कविराज का संज्ञा अमोघ वर्ष को जो है उसको दिया गया है। यानी गोविंद तृतीय के पुत्र अमोघ वर्ष यह जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ भाषा में कविराज की रचना की है, ठीक है। कविराज मार्ग की रचना की है। इस वंश का अंतिम और महान शासक कृष्ण तृतीय थे, ठीक है। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के प्रमुख कवि पुन्न रहा करते थे, जिन्होंने शांति
पराग की रचना की थी। शांति पराग एक बुक है, उसकी रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एलोरा और एलिफेंटा का गुफा का निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा हुआ था। एलोरा एलिफेंटा का गुफा का निर्माण। तो एलोरा में दोस्तों 34 गुफाएं हैं, और एलोरा में 34 गुफाएं हैं, जिसमें आपको पीसीएस का एग्ज़ाम और यूपीएससी का एग्ज़ाम के लिए पूछा जाएगा। 1 से 12 तक क्या है, बौद्ध की गुफाएं वर्गीकृत किया गया है। 12 से 23 तक हिंदुओं की गुफाएं हैं। ठीक है, लगभग 13 से 34 तक जो है जैन की गुफाएं हैं। यानी एलोरा का गुफा जो है वो दोस्तों किसके लिए है, वो हिंदू, बौद्ध एंड जैन तीनों के लिए लगभग है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कहाँ से कहाँ, 1 से 12, 12 से 29 और 29 से 34, 30 से 34 तक जो है जैन गुफाएं हैं। बस आपको ये याद रखना है, एलोरा का गुफा जो है वो बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों के लिए है, पूछ दिया जाता है आपको। नेक्स्ट चलते हैं। यही है दोस्तों एलोरा का गुफा और एलिफेंटा का गुफा, जो कि बौद्ध, हिंदू और जैनियों के द्वारा बनाया गया है। तो ये क्या है, ये गुफा जो है वो पहाड़ को काट के बनाया गया है। यानी इसमें कभी भी जो है वो, इसमें हम लोग के जैसे घर के जैसा क्या होगा, सीलन नहीं पड़ेगा, दरार नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पत्थर है। और उसके बाद जो है इसका अगर विनाश होगा भी तो क्या होगा, अपरदन के कारण होता है। यानी पृथ्वी, सूर्य का प्रकाश और जो है जल के अपक्षायन के कारण इसका विनाश होगा। तो ये हमको लगता है 10 साल, करोड़ों साल लगेगा इस गुफा को जो है वो विनाश होने में, क्योंकि ये जो है एलोरा का गुफा और एलिफेंटा का गुफा ये पत्थर को तराश के बनाया गया है, यानी पत्थर को ही काट के बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चोल वंश। संगम काल के 3री शताब्दी में चोल वंश का पतन हो गया, फिर बाद में 9वीं शताब्दी में दोबारा उदय हुआ था। यानी संगम काल की 3री शताब्दी में चोल वंश का जो है क्या हुआ था दोस्तों, पतन हो गया था। फिर बाद में 9वीं शताब्दी में इनका दोबारा उदय हुआ। तो उसका संस्थापक कौन थे, विजयालक थे, और राजधानी कहाँ थी, तंजौर। ठीक है, चोल वंश का संस्थापक कौन है, विजयालक है, और राजधानी कहाँ थी, तंजौर थी। प्रमुख शासकों में से एक था प्रांतक प्रथम, राजाराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। तो आइए हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। प्रांतक प्रथम, राजाराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम जो प्रमुख चोल शासक थे, जिसका राजधानी तंजौर था और संस्थापक विजयालक थे, उनके बारे में देखिए दोस्तों। प्रांतक प्रथम, इसके शासनकाल में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय का आक्रमण किया गया। इसी के शासनकाल में जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने आक्रमण किया था। यह इतिहास में इस युद्ध को तककोल्लम का युद्ध कहा गया है। इसमें चोलों की बुरी तरह हार हुई थी, यानी चोलों की बुरी तरह हार हुई थी। इस युद्ध के में प्रांतक का बड़ा पुत्र राजादित्य मारा गया था। इस युद्ध में जो है प्रांतक का बड़ा पुत्र राजादित्य मारा गया था। और आप देख सकते हैं बहुत प्रतापी शासक थे ये लोग। लेकिन चलिए अब हम लोग चलते हैं राजाराज प्रथम। तो राजाराज प्रथम जो है प्रथम चोल वंश का प्रथम चोल वंश जो 300 ईस्वी से पहले हुआ था, प्रथम चोल वंश का यह शक्तिशाली शासक था। यह शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, यह शैव धर्म का अनुयायी था। श्रीलंका पर आक्रमण कर इसने उसके उत्तरी हिस्से को जीत लिया था। ठीक है, और ये चोल वंश का जो है दोस्तों नौसेना इतना मजबूत था कि बे ऑफ बंगाल को जो है ये अपना झील के रूप में समझते थे। यानी उसमें जो है क्या करते थे, एक्सरसाइज किया करते थे, और उसमें जो है अपना उसी के माध्यम से व्यापार हो चाहे कुछ भी हो, इसी के रास्ते जो है आपका हिंद महासागर पार करते हुए ये लोग श्रीलंका को गए थे। हिंद महासागर में ही भाग है जो कि बे ऑफ बंगाल और अरब सागर किसका भाग है, हिंद महासागर का ही 2 भाग है, 2 खाड़ी बढ़ जाती है आगे जाके। तो क्या हुआ था, यह श्रीलंका पर आक्रमण करके उत्तरी हिस्से पर विजय प्राप्त की थी। इसी ने तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि अपने क्षेत्र में जो है एक बहुत बड़ा जो है ये उपलब्धि है। क्योंकि इस तरह का मंदिर जो है दोस्तों दक्षिण भारत में अभी भी जो है अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए जानी जाती है। तो आप अगर मंदिर के बारे में अगर जानना चाहते हैं या फिर उसकी परिदृश्य या विशालता को देखना चाहते हैं तो आप दक्षिण में जाके आप देख सकते हो। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल,
कर्नाटका, ये सब जो है दक्षिण भारत में जो है मुख्यतः जो मुख्य मेन हिंदू आपका जो है उधर ही थे। तो हम लोग तो आर्यन हैं, तो चलिए इस पे नहीं हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके बाद राजेंद्र प्रथम अगला शासक बना, राजा राज के बाद राजेंद्र अगला शासक बना। और अन्य तथ्य पढ़ लेते हैं, इससे क्या है, चोल वंश में भगवान विष्णु के उपासक को अलवार कहा जाता था और चोल वंश में भगवान शिव को नयनार कहा जाता था। तो याद रखिए किसे, नयनार, यानी नयन मतलब क्या होता है, आँख। तो शिव जी का क्या था, 3 आँख था, याद रखिएगा। चोल वंश में भगवान विष्णु को अलवार कहा गया है। चोल वंश में सोने के सिक्कों को कांसु कहा जाता है और चोल वंश के अधिकतम शासक धर्म के शैव धर्म के अनुयायी थे। तो इसको भी याद रखिएगा। चोल वंश में राजा अपना उत्तराधिकारी अपने शासन काल में ही घोषित कर दिया करता था। तो ये था दोस्तों, ये था आज का दक्षिण भारत का जो है वो। तो ये दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। उसके बाद कौन सी ईस्वी शताब्दी क्या है उसके बारे में थोड़ा मोड़ा हम लोगों ने अवलोकन किया है। तो इसके बाद हम जो है संगम काल का वीडियो लेके आएंगे। तो क्या होता है कि दक्षिण साम्राज्य का वीडियो अगर एक ही बार में पूरा बना दिया जाए, संगम और उसके बाद दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, तो उससे एक तो स्टूडेंट को इंटरेस्ट नहीं है ये सब टॉपिक में, हिस्ट्री में खासकर दक्षिण साम्राज्य के बारे में। और जितने दिलचस्पी से मॉडर्न हिस्ट्री और दिल्ली सल्तनत और मुग़ल पढ़ते हैं, दक्षिण भारत का जो है राष्ट्र, उसमें नाम ही ऐसा है और मंदिरों का स्थापत्य कला के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, कि उसमें न समझने के कारण स्टूडेंट जो है ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं और दिलचस्पी दिल लगा के नहीं पढ़ पाते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।